ये जगह देखने में एक नॉर्मल करेक्शनल फैसिलिटी लगती है, लेकिन देश के हर बिगड़े हुए लड़के के लिए ये जगह सीधा हेल है। यहां फर्क नहीं पड़ता तुम कभी एरिया के गैंग बॉस थे या किसी बड़े ऑफिसर के लड़के। जैसे ही यहां आए तुम्हारी पहचान खत्म, तुम बस एक जानवर बन जाते हो। यहां दिन रात हाई लेवल फिजिकल पनिशमेंट चलती रहती है। न बोलने की आजादी, न इंसान जैसा खाना। बोलना है तो सिर्फ सूअर जैसी आवाज, और खाना भी सूअर जैसा ही। हर लड़के के चेस्ट पर एक लेटर ग्रेड होता है। क्राइम जितना सीरियस, लेटर उतना ऊपर, और लेटर जितना ऊपर, टॉर्चर उतना ज्यादा। ये रिफॉर्मेशन तब तक चलता है जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। जैसे शाओ चैंग सू कभी यूथ गैंग का लीडर था, पुलिस तक उससे डरती थी, लेकिन यहां से तभी रिफॉर्म्ड माना गया जब वो मेंटली टूट चुका था। न बॉडी कंट्रोल, न दिमाग का होश। सब इसलिए हुआ क्योंकि पहले यूथ प्रोटेक्शन एक्ट था। इस लॉ के चलते कंट्री एच में यूथ क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। टीचर्स जो सही रास्ता दिखाते थे वो खुद टारगेट बन जाते थे। किसी को मार दो, किसी को क्रिपल कर दो, कोई गिल्ट नहीं, क्योंकि पता था माइनर होने की वजह से कुछ होगा ही नहीं। इस वजह से अडल्ट्स भी डर गए। किसी बच्चे को टोकने की हिम्मत नहीं होती थी। सब कॉशियस हो गए। लेकिन सब कुछ बदला जब हान मानसू प्रेसिडेंट बना। उसने यूथ प्रोटेक्शन एक्ट हटा दिया और नया लॉ लाया, स्पेशल रिफॉर्मेशन एक्ट। अब सॉफ्ट पनिशमेंट का जमाना खत्म। क्राइम किया तो सीधा रिफॉर्मेशन ट्रेनिंग। जब तक सोसाइटी के लायक न बनो, बाहर नहीं जा सकते। सिंपल रूल, बात से काम न चले तो डंडा ही सॉल्यूशन है। लेकिन आज एक अजीब सीन है। ये बिगड़े हुए लड़के खुद लाइन में लगे हुए हैं ब्लड डोनेट करने। अडल्ट सोच रहे हैं लगता है सुधर गए, लेकिन असली वजह कुछ और है। एक ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 5000 करेंसी, और ये सर्टिफिकेट ली मानसू के पास बेच सकते हो। ब्लड देते ही सबसे पहले वहीं जाते हैं। यही बिजनेस चला रहा है हमारा प्रोटैगनिस्ट ली मानसू। वो 5000 का गिफ्ट कार्ड और ब्लड सर्टिफिकेट 10,000 में खरीदता है। असल वैल्यू होती है लगभग 12,000। बीच का पैसा उसकी जेब में। प्योर मिडलमैन गेम। उसे पता है ये इलीगल है, पर वो डरता नहीं, क्योंकि माइनर के लिए मैक्स पनिशमेंट बस एक वार्निंग लेटर। असली डेंजर दूसरे डिलिंक्वेंट लड़के हैं। ली मानसू खुशी खुशी पैसा गिनता जा रहा होता है, तभी बैम, एक किक सीधा फेस पर। ली मानसू और उसका कार्डबोर्ड बॉक्स कई मीटर दूर जा गिरते हैं। कुछ डिलिंक्वेंट लड़के उसके पास आते हैं, बोलते हैं लगता है आजकल काफी कमा रहा है। ली मानसू गाली देता है मन में, साला जो डर था वही हो गया। वो लड़के नया लॉ का मजाक उड़ा रहे होते हैं। रिफॉर्मेशन बकवास। तभी उनका ब्लॉन्ड लीडर बदबू वाले येलो स्मोक बॉम्ब्स इधर उधर फेंकने लगता है। ली मानसू नीचे दबा होता है, सांस भी मुश्किल, पूरा ह्यूमिलिएशन। ब्लॉन्ड बोलता है पैसे शेयर करना नहीं आता, या फिर इसलिए हीरो बना घूम रहा है क्योंकि चैंग सू अंदर बंद है। बोल के वो ली मानसू के मुंह पर थूक देता है। गुस्से से कांपते हुए ली मानसू चिल्लाता है, चैंग सू के बिना तू कुछ भी नहीं है। ब्लॉन्ड हंसा, पता है चैंग सू मुझसे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, पर कोइंसिडेंस देखो, आज ही बाहर आ रहा है। ये सुनते ही ली मानसू के प्यूपिल सिकुड़ जाते हैं। शाओ चैंग सू, एरिया का सबसे बड़ा यूथ गैंग लीडर, जिसने जिसे हाथ लगाया उसका जीना हराम कर दिया। पर कोई विक्टिम बोलता नहीं। सबको सिर्फ एक ही डर, रिवेंज। ली मानसू ये वही डर महसूस करता है। सिर्फ उसका चेहरा याद आते ही बॉडी कांप जाती है। ब्लॉन्ड सीधा पॉइंट पर आता है, अगर चैंग सू का गुस्सा नहीं चाहिए तो पैसा निकालो। ली मानसू बैग खोलता है, बोलता है नो प्रॉब्लम। अगला सेकंड वो सीधा मिडिल फिंगर दिखा देता है। ब्लॉन्ड का दिमाग फट जाता है, गाली बकता है। एक नी स्ट्राइक सीधा पेट में। ली मानसू जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद लगातार बीटिंग। चैंग सू चला गया तो सोचा कोई रोकने वाला नहीं, तू मुझे कमजोर समझता है। ब्लॉन्ड की नजर पास रखे शवल पर पड़ती है। आज वो ली मानसू को सबक सिखाने वाला था। एक साइड का लड़का बोलता है कंट्रोल में रह, ज्यादा हो गया तो करेक्शनल फैसिलिटी भेज देंगे। ब्लॉन्ड हंसता है, मुझे वहां का डर नहीं, मैं टफ बन के रहूंगा, कभी भी निकल आऊंगा। बस आज इससे पेशाब निकलवाना है। जैसे ही वो शवल उठाता है, थर्ड, उसके बैक पर एक जोर का किक पड़ता है। एक लड़का आगे आता है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कांग वूकोंग। शांत आवाज में बोलता है कैंपस में वायलेंस अलाउड नहीं है। बोल के वो ली मानसू को उठाता है। आसपास के लड़के उसकी पहचान समझ जाते हैं, लेकिन ब्लॉन्ड अब कंट्रोल खो चुका होता है। वो शवल पकड़ता है और सीधा कांग वूकोंग पर चार्ज करता है।
आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा, फिर स्कूल ट्रांसफर कर लूंगा। शवल से बचकर कैंग वूकॉन्ग कामली पूछता है, सच में मर्डर करना चाहता है? तभी एक हाथ सीधा ब्लॉन्ड के कंधे पर, ओवर द शोल्डर थ्रो, जोर से जमीन पर पटका। तू सोच भी रहा है मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर पाएगा? अपनी औकात समझ आते ही ब्लॉन्ड चिल्लाता है, सब मिल के चढ़ जाओ इस पे। 3 लैकी सीधा चार्ज करते हैं, पर लैकी तो लैकी ही होते हैं। एक पंच, एक बॉडी डाउन। ऑरेंज ड्रेस वाला मोटा लड़का पीछे से स्नीक अटैक करता है। वूकॉन्ग नीचे झुकता है, पंचिंग आर्म पकड़ता है और उसी फोर्स का यूज करके उसे भी जमीन पर स्लैम। लास्ट डेलिंक्वेंट देख के हाथ कांप जाते हैं। भाई रुक गया, मैं बस स्टाइल मार रहा था। पर माफी का टाइम खत्म, बीट डाउन कंफर्म। ली मैनसू अपना बैग उठाता है और थक के पूछता है, तुम नहीं बोला था कैंपस वायलेंस मना है? वूकॉन्ग उसकी तरफ देखता है, हल्का सा स्माइल करता है। इस वक्त मुझे नाम से बुला। ली मैनसू सिर झुकाकर आगे बढ़ता है। अब तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे साथ रहना तुम्हें सिर्फ ट्रबल में डालेगा। वूकॉन्ग बोलता है, मैं ट्रबल में नहीं पड़ता, तू मेरा भाई है, चाहे तू कुछ भी सोच ले, हम अलग नहीं हो सकते। ली मैनसू थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, वो घड़ी फेंक दो। अगर अमीर फैमिली ने अडॉप्ट किया है तो नहीं पहनो, मुझे देख के शर्म आती है। वूकॉन्ग सिर खुजाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी घड़ी ज्यादा बेकार लग रही है। घर जाते वक्त ली मैनसू के दिमाग में बस वूकॉन्ग ही घूम रहा होता है। अगर आज के इंसिडेंट की वजह से उसका यूनिवर्सिटी एडमिशन गया तो सब खत्म। कैंग वूकॉन्ग, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, गारंटीड मेडिकल कॉलेज एडमिशन। उसका असली नाम ली ह्योन सू, ली मैनसू का ब्लड रिलेटेड बड़ा भाई। सालों पहले एक अमीर फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। ली मैनसू रह गया वेलफेयर ऑर्फनेज में, इसीलिए वो मानता है उसका भाई अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो अपना फ्यूचर जिएगा और मैं अपना सर्वाइव करूंगा। और उसका सर्वाइवल प्लान इस अबैंडन डोनेशन बॉक्स के अंदर है। यहीं रखे हैं उसके सारे पैसे। 3.4 मिलियन, टारगेट 10 मिलियन, अभी भी 6.6 मिलियन शॉर्ट। इसलिए वो सोच रहा है दूसरे स्कूल्स में जाकर ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करे, क्योंकि उसके स्कूल का नेक्स्ट ड्राइव 3 महीने बाद है। पैसे का ऑब्सेशन 2 साल पहले शुरू हुआ। ऑर्फनेज छोड़ने के बाद गवर्नमेंट ने 5 मिलियन दिए, पर उस पैसे में तो बाथरूम भी अफोर्ड नहीं होता। अंडर एज ऑर्फन के लिए जॉब मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इसीलिए इलीगल होने के बाद भी यही फास्ट ऑप्शन बचा। जैसे ही वो पैसे छुपा रहा होता है, वो एक आवाज पीछे से, ब्लॉन्ड अचानक आ जाता है। कंधा पकड़ के बोलता है, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? अगर पकड़ा गया ना, क्राइम का पैसा गवर्नमेंट ले लेती है। वो हंसने लगता है सीधा कान के पास। ली मैनसू गुस्से में पूछता है, चाहता क्या है तू? ब्लॉन्ड बोलता है, मैंने बोला था ना, हर बार पेशाब निकलवाऊंगा। उधर क्लासरूम में शोर होता है। टीचर आता है, शांत रहो, अनाउंसमेंट है। श्याओ चैंगसू वापस आ गया है। करेक्शनल फैसिलिटी के बाद उसने अपनी गलतियों पर सोचा है। तुम सब उसे एडजस्ट करने में मदद करना। क्लास में फुसफुसाहट, कुछ बोलेगा तो टीचर पिट जाएगा। 4 हफ्ते में बाहर आ गया, फैसिलिटी भी कुछ खास नहीं। अगला सीन, सबके होश उड़ जाते हैं। व्हील चेयर पर बैठा एक खाली आंखों वाला लड़का, मुंह से बेकार आवाजें, पी पी, और सबके सामने उसकी पैंट्स गीली। तब सब समझ जाते हैं स्पेशल रिफॉर्मेशन एक्ट कोई मजाक नहीं है। उधर ऑर्फनेज के पास पुलिस टेप लगी होती है, क्राउड जमा, मर्डर केस। कार ड्राइवर बोलता है, ट्रैफिक जैम है, पार्टी लेट होगी। वूकॉन्ग बोलता है, यही मेरा ऑर्फनेज था, यहां कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तब उसकी नजर पड़ती है जमीन पर पड़ी एक घड़ी, उसके भाई की। उसका दिल धूप जाता है। वो कार से कूदता है, भीड़ चीरता हुआ आगे भागता है, और जो देखता है उसकी आंखें फट जाती हैं। ली मैनसू हाथ कड़ी में, पुलिस के बीच खड़ा, और अनाउंसमेंट, स्पेशल रिफॉर्मेशन एक्ट आर्टिकल 243 के तहत इसे रिफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी भेजा जाएगा। जुवेनाइल कोर्ट में जज गुस्से से बोलता है, तुम बिल्कुल होपलेस हो, कोई रिमॉर्स नहीं। याद रखो तुम यहां मर्डर चार्ज की वजह से हो। ली मैनसू सर नीचे रखे बोलता रहता है, मैं किसी को नहीं मारा। पर जज उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जज सिर्फ एक ईंट यानी ब्रिक निकालता है, जिसमें ली मैनसू के फिंगरप्रिंट्स और खून के निशान होते हैं, और साथ ही उसके अब तक के सारे क्राइम्स गिनाने लगता है। जज कहता है, अगर लोग सिर्फ बुलिंग, पैसा चुराने या किसी को पसंद ना होने पर मर्डर करने लगे तो दुनिया लाशों से भर जाए। तुम क्राइम इसीलिए करते हो क्योंकि तुम अडल्ट्स पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें सीखना चाहिए अडल्ट से मदद मांगना। और इसी लॉजिक के साथ रिफॉर्मेशन एक्ट आर्टिकल 28 के अंडर जज रिफॉर्म्ड डिटेंशन ऑर्डर दे देता है।
ली मिनसू को यूथ करेक्शनल फैसिलिटी भेजा जाता है। बस भरी होती है ऐसे ही क्रिमिनल यूथ से। बस के इंस्ट्रक्टर्स मुस्कुराते हुए बोलते हैं, शांत रहो, डेस्टिनेशन पास आ गया है। बस आगे बढ़ती जाती है। ये लड़के बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, उल्टा कंप्लेन करते हैं कि जगह कितनी बेकार होगी और सोने को कुछ नहीं मिलेगा। तब अचानक बस के बाहर कुछ लड़कियां दिखती हैं। फिगर जबरदस्त। तुरंत लड़कों के दिल धड़कने लगते हैं। कौन सी लड़की चूज करें, इस पर कंपटीशन शुरू। इंस्ट्रक्टर तुरंत चिल्लाता है, कंट्रोल करो, ये गर्ल्स यूथ रिफॉर्मेशन सेंटर है, हमारा बिल्डिंग उस साइड है। ली मिनसू चुपचाप विंडो से बाहर देखता रहता है। जज की बात उसके दिमाग में घूम रही होती है, अडल्ट्स पर भरोसा करो। पर जब सच बोलने पर भी कोई विश्वास नहीं करता तो भरोसा करे कैसे। बस फाइनली बॉयज यूथ रिफॉर्मेशन सेंटर पहुंच जाती है। शुरू में नए लड़के इंस्ट्रक्टर्स को हल्का लेते हैं, पर अगला सीन सबके मुंह खोल देता है। टैटू वाले मसल भरे लड़के रोते हुए दौड़ रहे होते हैं और दौड़ते हुए जानवरों जैसे साउंड्स निकाल रहे होते हैं। नए लड़के हंस पड़ते हैं। तब एक इंस्ट्रक्टर जोर से चिल्लाता है, एक्सरसाइज बंद करो। रेड लेटर ग्रेड वाले लड़के तुरंत लाइन में खड़े हो जाते हैं, हिलने की भी हिम्मत नहीं। इंस्ट्रक्टर फिर चिल्लाता है, डायरेक्टर को रिस्पेक्ट दिखाओ। सब सल्यूट। सब एक साथ सल्यूट करते हैं। डायरेक्टर बिना इमोशन के बोलता है, फॉर्मेशन में खड़े हो जाओ। ली मिनसू और बाकी नए लड़के सोचते हैं, क्या हमें भी करना पड़ेगा। तब डायरेक्टर एक डेंजरस स्माइल देता है और बोलता है, डॉग पोजीशन। नए लड़के जोर से हंस पड़ते हैं, पर अगला सेकंड बाकी लड़के एक साथ अपना सर जमीन पर पटक देते हैं, बिल्कुल जानवरों जैसे। कुछ नए लड़के विस्पर करते हैं, इसे यूथ राइट्स लॉस का पता नहीं। डायरेक्टर उनकी तरफ उंगली करता है, लगता है कुछ कीड़े अभी भी जिद्दी हैं। वो जोर से बोलता है, पिगलेट्स। तुरंत पूरी जगह सुअर जैसे चीखने की आवाज से भर जाती है। डायरेक्टर बोलता है, 10 मिनट में इन्हें पूरा लाइव स्टॉक बना दूंगा। एक नया लड़का गुस्से में बोलने की कोशिश करता है, अगला सेकंड मुक्के सीधा चेहरे पर। ली मिनसू और बाकी लड़कों की आंखें फट जाती हैं। रेड ग्रेड वाले लड़के भूखे भेड़ियों जैसे नए लड़कों की तरफ बढ़ते हैं, सारी पुरानी भड़ास नए लोगों पर निकालते हैं। कुछ ही देर में ज्यादातर लड़के पिट चुके होते हैं। डायरेक्टर कहता है, मुझे तुम लोग अब पसंद आ रहे हो। अब तुम पिग्स नहीं हो, प्रमोशन मिल गया। अब तुम सर्वेंट्स हो, अब तुम नॉर्मल इंसान जैसे बोल सकते हो। बहुत टाइम बाद लड़के पहली बार बोलते हैं, समझ गया। ली मिनसू चालाक बनकर जमीन पर गिर जाता है और डेड होने का नाटक करता है। बाकी लड़के या तो भाग रहे होते हैं या इंस्ट्रक्टर्स के पास मदद मांग रहे होते हैं, पर इंस्ट्रक्टर्स के चेहरे पर जो स्माइल है वो धोखा है। वो इन लड़कों को पूरी नफरत से देखते हैं। इसीलिए यहां सिर्फ वायलेंस ही रूल है, ना जान से मारना, ना वाइटल जगह पे हिट करना, बस इतना तोड़ना कि सीख मिल जाए। ली मिनसू सब कुछ देख रहा होता है, वो भी मर्डरर नहीं बनना चाहता। तभी डायरेक्टर सीधा उसके सामने आ जाता है, काफी इंटेंस है ना लड़के, नया आया है फिर भी चालाक बन रहा है। ली मिनसू माफी मांगने ही वाला होता है, तभी उसके चेहरे पर पैर। डायरेक्टर बोलता है, सॉरी की जरूरत नहीं, मुझे चालाक चूहे पसंद है, अब से तू सिर्फ चूहे की आवाज निकालेगा। मजबूरी में ली मिनसू मान जाता है। तब इंस्ट्रक्टर्स रिपोर्ट करते हैं, सब कंट्रोल में है। नए लड़कों के कपड़े उतरवाकर सबको घुटनों पर बैठा दिया जाता है। अब शुरू होता है इवैल्यूएशन फेज। उधर कांग वुकोंग चैंग के घर पहुंचता है। बहुत देर नॉक करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो सिजर्स निकालता है और लॉक खोलने लगता है। लॉक आसानी से खुल जाता है। ये स्किल उसने बचपन में सीखी थी, जब वो और ली मिनसू खाली घरों में चोरी करते थे। मिनसू बाहर गार्ड करता था और वुकोंग अंदर से कीमती चीजें उठा लेता था। 5 मिनट में घर साफ। कई साल तक ये चलता रहा। फिर पुलिस पकड़ लेती है और ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। उस दिन के बाद वुकोंग ने सोचा था कभी वापस ये सब नहीं करेगा, पर आज वो चोरी के लिए नहीं आया। आज वो सिर्फ अपने भाई का पता लगाने आया है। चैंग सू बेड पर पड़ा हुआ होता है, हाथ बंधे हुए। इस वक्त वही एकलौता इंसान है जो जानता है करेक्शनल फैसिलिटी कहां है। वो बेड पर लेटे हुए बार बार रोता है और चिल्लाता है, मैं फिर से पॉटी कर दिया। उसके सामने खड़ा कैंग वुकोंग उसकी हालत देखकर सोचता है, कौन सी रेफॉर्मेशन फैसिलिटी किसी इंसान को इस लेवल तक तोड़ सकती है। डॉक्टर बोलते हैं, तुम ऊपर से गिरे थे, सिर जमीन से टकराया था, पर ना कोई फ्रैक्चर है ना कोई सीरियस इंजरी। इसका मतलब तुम्हारी इस कंडीशन का रीजन सिर्फ फिजिकल नहीं है। पर चैंग सू अब कुछ समझने की हालत में ही नहीं होता। वो बस एक ही बात रिपीट करता रहता है, मुझे पॉटी जाना है। ये देखकर कैंग वुकोंग इरिटेशन में अपना सिर पकड़ लेता है। तुम सिर्फ 4 हफ्तों के लिए अंदर रहे, पर मुझे नहीं पता मेरा भाई कब निकलेगा। जल्दी जवाब दो। उसके दिल में एक गहरा डर बैठ जाता है। अगर चैंग सू सिर्फ 4 हफ्तों में इस हालत में आ गया, तो उसका भाई बाहर निकलेगा तो किस कंडीशन में होगा।
पर चैंग सू अब सिर्फ एक मेंटली ब्रोकन लड़का बन चुका होता है। वो किसी सवाल का जवाब नहीं देता, बस दर्द महसूस करता है और बार बार बोलता है, मुझसे गलती हो गई। वूकॉन्ग समझ जाता है, इससे और पूछना बिल्कुल बेकार है। तभी उसकी नजर चैंग सू के सीने पर बने एक लेटर पर पड़ती है। ये वही लेटर ग्रेड होता है जो हर क्रिमिनल यूथ को करेक्शनल फैसिलिटी में दिया जाता है। डायरेक्टर हर केस की सीरियसनेस के हिसाब से ये लेटर डिसाइड करता है। सीन करेक्शनल फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होता है। डायरेक्टर पूरे ग्रुप को स्कैन करता है। इस बैच में तो सब बोरिंग साइड लोग लग रहे हैं। तब अचानक उसकी नजर ली मिनसू पर पड़ती है। वो एक्साइटेड होकर सीधा खड़ा होता है और बोलता है, मुझे पता था, मेरी आंखें गलत नहीं हो सकती। कॉन्ग्रेचुलेशंस माउस ली मिनसू, तुम दिखते कम वायलेंट हो पर हो काफी ज्यादा। इस बैच का इकलौता ग्रेड ए तुम निकले हो। तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड काफी स्पेशल होने वाला है। ये सुनते ही ली मिनसू के अंदर डेंजर का स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाग जाता है। उधर पूछताछ करते हुए कैंग व्यूकॉन्ग योंगजी गर्ल्स मिडिल स्कूल के गेट पर पहुंचता है। स्कूल छुट्टी का टाइम होता है। लड़कियों का ग्रुप हंस बोलता हुआ बाहर आ रहा होता है। एक लड़की अचानक लुकती है, अपनी फ्रेंड को एल्बो मारती है और धीरे से बोलती है, उधर देखो। वहां कैंग वूकॉन्ग साइकिल पर बैठा शांति से बुक पढ़ रहा होता है। उसकी लुक्स देखकर दोनों लड़कियां तुरंत एक्साइटेड हो जाती हैं और उसके पास आ जाती हैं। मास्क वाली लड़की थोड़ा टीज करते हुए पूछती है, तुम ट्रेनी हो? कैंग ईयरफोन्स निकालकर बोलता है, नहीं, पर एक सवाल पूछ सकता हूं। उसका सिंपल सा स्माइल लड़कियों का दिल जीत लेता है। वो बोलती हैं, सवाल भी एड्रेस भी। कैंग बोलता है, मुझे गुआइन मिन चाहिए। नाम सुनते ही लड़कियों के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो भीड़ की तरफ इशारा करती हैं, तुम उस पागल लड़की को ढूंढ रहे हो। वो करेक्शनल फैसिलिटी से निकल चुकी है। अगले ही सेकंड गुआइन मिन की नजर पड़ते ही लड़कियां डर के मारे उंगली नीचे कर लेती हैं और चुप हो जाती हैं। टारगेट कंफर्म होते ही कैंग वूकॉन्ग सीधा आगे बढ़ता है और गुआइन मिन का रास्ता रोक लेता है। गुआइन गुस्से से बोलती है, क्या चाहिए? कैंग कहता है, मुझे करेक्शनल फैसिलिटी के बारे में पूछना है। फैसिलिटी का नाम सुनते ही गुआइन मिन उसे धक्का देती है, दूर रहो, मुझे परेशान मत करो। कैंग सिर झुकाकर बोलता है, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, मेरा भाई अभी वहीं भेजा गया है। ये सुनते ही गुआइन मिन रुक जाती है। अगले ही पल वो हेलमेट उठाकर कैंग की तरफ फेंकती है और बोलती है, बाइक पर बैठो, यहां बात नहीं कर सकते। रोड पर कैंग पूछता है, तुमने माइंड क्यों चेंज किया? गुआइन सीधा बोलती है, मेरा भाई भी अभी तक वहीं है। करेक्शनल फैसिलिटी के लिए वो सिर्फ 2 शब्द बोलती है, हेल। उधर करेक्शनल फैसिलिटी के अंदर नए क्रिमिनल यूथ्स 3 घंटे से लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनके मसल्स कांप रहे होते हैं, बस एक ही उम्मीद, ये सजा कब खत्म होगी। तब इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, 1। चैंग सू चूहे की आवाज निकालता है, बाकी सब पिग साउंड। इंस्ट्रक्टर गुस्से से बोलता है, आवाज गलत है। 1 पर पिग साउंड, 2 पर उग साउंड। 1 2 1 2। सब लड़के स्क्वाट करते हुए पिग और उग साउंड्स निकालने लगते हैं। ली मिनसू को बस लगातार माउस साउंड निकालनी होती है। इन जानवरों जैसी आवाजों को सुनकर डायरेक्टर प्लेटफॉर्म पर खड़ा मजे ले रहा होता है। तभी एक लड़का थकान से गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर तुरंत लात घूसे चला देता है। एक बंदा पीछे रह गया, सब दोबारा शुरू। लड़का रोती हुई आवाज में बोलता है, सर पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। इंस्ट्रक्टर बोलता है, जब आए थे तब हीरो बन रहे थे ना, अब हैंडल नहीं होता। तब डायरेक्टर खुद आगे आता है। वो इंस्ट्रक्टर को रोकता है और लड़के के पास जाता है, तुम काफी देर से रोके हुए थे, डर मत, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें बाथरूम जाने का चांस देता हूं। डायरेक्टर भीड़ की तरफ देखता है और कामली पूछता है, क्या किसी और को भी बाथरूम जाना है? डायरेक्टर का चेहरा इतना शांत और समझदार लगता है कि भीड़ में हल्की सी हलचल हो जाती है। एक के बाद एक आवाजें आने लगती हैं, सर मुझे भी, मेरा भी पेट दर्द कर रहा है। कुछ ही सेकंड्स में बाथरूम जाने वालों की लंबी लाइन बन जाती है। साइड में खड़ा इंस्ट्रक्टर पूछता रहता है, और कोई? अभी जाओगे तो जा सकते हो, बाद में चांस नहीं मिलेगा। जब कोई और आगे नहीं बढ़ता, इंस्ट्रक्टर बाकी सबको ऑर्डर देता है, ट्रेनिंग दोबारा शुरू। लाइन में खड़ा ली मिनसू सोच रहा होता है, सच में बाथरूम भेजेंगे क्या? अगर जो नहीं गए उनको ट्रेनिंग करनी पड़ी तो सब लोग एक्टिंग करेंगे, पेट दर्द का नाटक करेंगे। कुछ लोग तो अभी से एक्टिंग शुरू भी कर चुके हैं। और ऊपर से जो डायरेक्टर थोड़ी देर पहले मार देने जैसा लग रहा था, उसका अचानक इतने सॉफ्ट बिहेव करना ली मिनसू को अजीब लगता है। वो अपने मन में सोचता है, बिना कॉस्ट की काइंडनेस जंगल के अनजान फल जैसी होती है। जितनी ज्यादा मीठी लगती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद ली मिनसू हाथ उठाता है और माउस साउंड निकालता है। इंस्ट्रक्टर तुरंत भाग कर आता है, नाम क्या चाहिए? ली मिनसू अभी भी सिर्फ माउस साउंड ही करता रहता है। इंस्ट्रक्टर गुस्से में बोलता है, ह्यूमन लैंग्वेज में बोलो। तब ली मिनसू बोलता है,
मेरा पेट अब ठीक है, मुझे ट्रेनिंग में वापस जाना है। जैसे ही वो बोलता है, इंस्ट्रक्टर गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। मजाक बना रहा है? ली मिनसू कामली बोलता है, सर शायद मैंने ज्यादा जोर लगाया, इसलिए पेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, अब ठीक हो गया हूं। इंस्ट्रक्टर उसे धक्का देता है, वापस जा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बाथरूम लाइन से हटने के बाद कुछ क्रिमिनल यूथ्स उसका मजाक उड़ाते हैं, पर ली मिनसू के लिए सब क्लियर होता है। यहां हम लोगों को लाइफ स्टॉक की तरह देखा जाता है। बाथरूम एक ह्यूमन चीज है, लाइफ स्टॉक के लिए नहीं। थोड़ी देर बाद बाथरूम जाने वालों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। डायरेक्टर धीरे से हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, ह्यूमन हो या एनिमल, बाथरूम सबको जाना पड़ता है। रोक के रखना प्रॉब्लम बनाता है। तुम्हें 30 मिनट्स का रेस्ट मिलेगा। ये सुनते ही बाथरूम लाइन वाले लड़के जीत की स्माइल देने लगते हैं। तब अचानक डायरेक्टर उंगली से उनकी तरफ पॉइंट करता है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। रेस्ट उनको मिलेगा जो बाथरूम नहीं गए, और तुम लोग, अब तुम लोग ह्यूमन सेंटिपीड ट्रेनिंग शुरू करोगे। उस पल ली मिनसू को दिल से रिलीफ मिलता है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही स्टेप बैक कर लिया। ह्यूमन सेंटिपीड ट्रेनिंग में सबको हाथ के बल चलना होता है, एक का सर दूसरे के हिप्स के पास। अगर बीच में कोई गिर जाए तो टाइमिंग दोबारा 0 से शुरू। ये डायरेक्टर का स्पेशली बनाया हुआ ऑटोमेटिक पनिशमेंट सिस्टम होता है, और पूरे प्रोसेस में इंस्ट्रक्टर्स मारते रहते हैं। तुम लोग इंसेक्ट बनना चाहते थे ना, अब क्यों चुप हो? 30 मिनट्स बाद इंस्ट्रक्टर्स कोल्ड वाटर से सबको धोते हैं ताकि बदबू हवा में न फैले। जो लड़के 3 घंटे पहले जंगली जानवरों जैसे थे, अब बिल्कुल लाइफ स्टॉक जैसे हो चुके होते हैं। स्पीकर से डिसमिसल बेल बजती है। आज की ट्रेनिंग खत्म होती है। नेक्स्ट स्टेप, खाना और डॉर्मेट्री अलॉटमेंट। ली मिनसू ट्रे में रखे खाने को देखता है। वो बिल्कुल पिग फीड जैसा लगता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल, ये सच में ह्यूमन फूड है क्या? न कुर्सी न चमचा, सब भीड़ में जानवरों जैसे खा रहे होते हैं। खाना शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्टर ऑर्डर देता है, ग्रैटिट्यूड सॉन्ग। ली मिनसू सोचता है ये ग्रैटिट्यूड सॉन्ग क्या होता है। तब इंस्ट्रक्टर्स एक साथ गाना शुरू कर देते हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम पिग और डॉग्स हैं, जो मिलता है वही खाते हैं। ये सॉन्ग कैफेटेरिया के बीच में फ्रेम करके लटका होता है। ली मिनसू को अब समझ आ जाता है, ये लोग सिर्फ बोल के नहीं, सच में उन्हें लाइफ स्टॉक समझते हैं। वो हाथ से खाना उठाता है और चुपचाप खा लेता है, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो या कुछ और। अभी उसे सिर्फ एंड्योर करना है जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता। उधर कांग वुकोंग गुस्मिन के साथ एक पहाड़ी पर खड़ा होता है। यहां से पूरी रिफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी दिखती है। कान पूछता है, सच में तुम्हें लगता है ये जगह हेल है? गुस्मिन बोलती है, हेल इससे बेटर है। ये जगह इंसान के लिए बनी ही नहीं। मैं रोज नाइटमेयर्स देखती हूँ, बिना स्लीपिंग पिल्स मुझे नींद नहीं आती। वो कांग को देखकर बोलती है, तुम अपने भाई की सच में केयर करते हो? कांग बोलता है, ये मेरी माँ की लास्ट विश थी कि मैं हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करूं, पर मैं फेल हो गया, इसलिए मैं यहां आया हूं। अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। गुस्मिन पूछती है, तुम्हें जानना होगा मैं कैसे सरवाइव हुई? कांग तुरंत बोलता है, सच? सच में कोई तरीका है? गुस्मिन अचानक बेवकूफ जैसा फेस बना लेती है, मैं फूल बन के निकली। कांग इरिटेट हो जाता है, सीरियस रहो, मजाक मत करो। तब गुस्मिन अपने बाल ऊपर करती है। उसका स्कैल्प बर्न स्कार से भरा होता है। ये देखकर कांग वुकोंग की आंखें फैल जाती हैं। गुस्मिन बोलती है, वहां सिर्फ एक रूल है, वहां सिर्फ पाइको सरवाइव करते हैं। एक छोटी सी इम्पल्स ने सब बिगाड़ दिया। किसने सोचा था कि लोग किसी का सर गरम तेल के बर्तन में डाल देंगे? और मेरी जो कंडीशन थी उसके बाद उन्होंने मुझे जल्दी रिलीज कर दिया। ये सुनते ही कांग वुकोंग सर झुका लेता है और बार बार सॉरी बोलता रहता है। पर गूसमैन उसे घूर के कहती है, मुझ पर दया मत दिखाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो बोलती है, तुमने पूछा था ना ये मार्किंग का मतलब क्या होता है? जब लड़के लड़की करेक्शनल फैसिलिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं तो उनका लेवल उनके क्राइम के हिसाब से डिसाइड होता है। उसके बाद रूम अलॉटमेंट होती है। ग्रेड ई छोटे वायलेंट केसेस, ग्रेड डी ड्रग से रिलेटेड केसेस, ग्रेड सी चोरी और फ्रॉड, ग्रेड बी सीरियस असॉल्ट। और जिस ग्रेड ए रूम की बात है वहां सिर्फ सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। मर्डर चार्जेस वाले सारे यूथ्स उसी रूम में डाले जाते हैं। गूसमैन कहती है, तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारा भाई ली मिनसू पक्का ग्रेड ए रूम में होगा। जैसे ही ली मिनसू उस रूम में कदम रखता है उसे चारों तरफ से तेज नजरें घूर कर देखने लगती हैं। वो समझ जाता है ये कॉन्फ्रंटेशन है और यहां पीछे हटना मतलब खत्म। तभी क्रिमिनल बोलता है, ओए नए लड़के, इंट्रोड्यूस करना नहीं आता क्या? वो अपनी मुट्ठी घिसकर पूछता है, कहां से आया है और यहां क्यों आया है? ली मिनसू कामली बोलता है,
मैं वेलफेयर ऑर्फेनेज से हूं और जैंगल हाई स्कूल में पढ़ता हूं। ये सुनते ही सारे वेटरन्स हंसी उड़ाने लगते हैं। एलीट ट्रैक ऑर्फेनेज का एक और बच्चा। एक वेटरन बोलता है, मुझे वहां का एक बंदा याद है, 3rd ईयर का, जियो चैंग सू। तब अचानक एक जोर से आवाज आती है, चुप। सब वेटरन्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है, ठंडी पसीना निकल आता है। एक लंबी बालों वाला लड़का ली मिन्सू से पूछता है, यहां क्यों आया है? ली मिन्सू समझ जाता है ये शायद इस रूम का बॉस है। वो बिना सोचे बोल देता है, मर्डर के केस में। जैसे ही ये वर्ड्स निकलते हैं, बॉस के अलावा सबकी आंखें फैल जाती हैं। क्या ये झूठ बोल रहा है? उनका रिएक्शन देखकर ली मिन्सू कंफ्यूज हो जाता है। क्या मैं ही अकेला हूं जिसने किसी को मारा है? वो सोचता था सब सेम टाइप के क्राइम्स होंगे, पर यहां मर्डर सबसे ऊपर लगता है और यहीं पावर डिसाइड होती है। तब एक वेटरन बोलता है, लगता है हमारा पेट डॉग अभी भी रुकी रहेगा। ली मिन्सू कंफ्यूज हो जाता है। पेट डॉग? अगले ही सेकंड उसे समझ आ जाता है, बात उस व्हाइट हेड लड़के की हो रही है जो बॉस के नीचे बेंच की तरह बैठा हुआ है। वही सबसे नीचे है। बॉस उठता है और कहता है, ऐसे बैठना बहुत अनकंफर्टेबल है। व्हाइट हेड लड़का ह्यूमन वर्ड्स में सॉरी बोलता है और तुरंत एक वेटरन उसे मार देता है। ह्यूमन वर्ड्स फिर से बोले। मजबूरी में व्हाइट हेड लड़का माउस जैसी आवाज निकालने लगता है। ये बिल्कुल वही सीन है जो ली मिन्सू पहले देख चुका है। वीक लोग हर जगह दबाए जाते हैं, चाहे बाहर हो या अंदर। इसी मोमेंट पर ली मिन्सू डिसाइड करता है, अगर ये मुझे ऑर्डर देना चाहते हैं तो मैं मर्डरर बन के ही रहूंगा। शाम 7 बजे रिफ्लेक्शन टाइम होता है। हर किसी को रोज 10 सेल्फ रिफ्लेक्शन एसेज लिखने होते हैं, पर ली मिन्सू को समझ नहीं आता क्या लिखे, क्योंकि उस ब्लॉन्ड बुली को उसने मारा ही नहीं था। तब एक पेपर उसके डेस्क पर गिरता है। 2 वेटरन्स रिफ्लेक्शन पेपर से बेसबॉल खेल रहे होते हैं। ली मिन्सू पूछता है, तुम लोग रिफ्लेक्शन नहीं लिखोगे? वेटरन हंसता है, वो सब बकवास है, हमारे लिए पेट डॉग लिखेगा। वो ली मिन्सू से कहता है, तुम भी मत लिखो, सब उसको दे देना। तब व्हाइट हेड लड़का अपना क्रॉच पकड़ के 2 बार्किंग साउंड्स निकालता है। परमिशन मिलने के बाद ह्यूमन वर्ड्स में बोलता है, मुझे बाथरूम जाना है। वेटरन्स मान जाते हैं, पर जैसे ही वो पी करने लगता है, एक वेटरन उसके बट पे लात मारता है। तू अब डॉग है, इंसान नहीं। डॉग की तरह पी करेगा। मजबूरी में व्हाइट हेड लड़का वही करता है। 8 बजे शावर टाइम होता है। हर किसी को सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं। सबसे गंदी बात, एक छोटा सा सोप 50 लोग शेयर करते हैं। 9 बजे इंस्पेक्शन और रोल कॉल। काउंटिंग होती है, 1, 2, 3, 4, 5। व्हाइट हेड लड़का बार्किंग साउंड निकाल देता है। ये एक थ्रेट होता है। अगर ओबे नहीं करेगा तो वेटरन्स मारेंगे, अगर ओबे करेगा तो इंस्ट्रक्टर्स मारेंगे। दोनों तरफ मार ही है। वो समझ जाता है, शॉर्ट बीटिंग बेटर है लंबी टॉर्चर से। 10 बजे लाइट्स ऑफ। दिन खत्म होता है, पर ली मिन्सू सो नहीं पाता। उसके पास सोने वाला व्हाइट हेड लड़का बीच बीच में रो रहा होता है। एक सीनियर बोलता है, इंसान जैसे क्यों रो रहा है? व्हाइट हेड लड़का तुरंत अपना मुंह ढक लेता है और माउस साउंड निकालने लगता है। करेक्शनल फैसिलिटी में रहना मतलब सुबह बहुत जल्दी उठना। सुबह 5:30 बजे क्लीनिंग और रोल कॉल इंस्पेक्शन होता है। 6 बजे रोल कॉल के बाद स्टाफ आता है और ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। टेबल पर बैठकर ली मिन्सू क्यूरियोसिटी से पूछता है, हम कैफेटेरिया में क्यों नहीं खा रहे? एक गंजा सीनियर इनमेट जवाब देता है, आज आफ्टरनून में आउटडोर ट्रेनिंग है, इसलिए आज अंदर ही खाना मिलेगा। फिर वो थोड़ा सार्कास्टिक होके बोलता है, आज इंस्ट्रक्टर्स ने तो इंसानियत दिखा दी, स्पून भी दे दिया। मिन्सू फिर पूछता है, मील टाइम में पेट डॉग कहाँ गया? ये सुनते ही सारी सीनियर इनमेट्स टेबल की नीचे देखने लगते हैं। तब मिन्सू को रियलाइज होता है, जो टेबल अचानक अपीयर हुई है वो टेबल नहीं है, वो व्हाइट हेयर ही है जिसे टेबल बना दिया गया है। मिन्सू बोलता है, काम कर रहा है तो कम से कम उसे खाना तो मिलना चाहिए। गंजा सीनियर हंसता है, चिंता मत कर, हम बॉबी का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह। एक टैटू वाला सीनियर ऐड करता है, हाँ, और कहाँ मिलेंगे ऐसे दोस्त जो खुद हाथ से खिलाएं। फिर सब अपना बचा हुआ खाना एक जगह डाल देते हैं, उसे घोलते हैं और एक स्पेशल डॉग मील तैयार हो जाता है। ये बॉबी का स्पेशल फूड है। अंदर ही अंदर व्हाइट हेयर को उल्टी जैसी फीलिंग आती है, पर मार के डर से उसे नीचे झुककर डॉग की तरह खाना पड़ता है। तभी अचानक बैंग, मिन्सू जोर से चिल्लाकर टेबल को लात मार के गिरा देता है। ये मत खाओ। सारे सीनियर्स शॉक हो जाते हैं। मिन्सू व्हाइट हेयर से पूछता है, क्या तू सच में खुद को डॉग समझने लगा है मुनहुनजुन? पर व्हाइट हेयर के चेहरे पर ना होप है ना ग्रैटिट्यूड, बस प्योर टेरर।
ये सब कंट्रोल हो रहा है लॉन्ग हेड सीनियर गुस ह्यून के थ्रू। वो मिन्सू को वार्न करता है, इस जगह का अपना सिस्टम है, अपनी हायरार्की और रूल्स। तू लेट आया है तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर पसंद नहीं तो लीडर बन के दिखा, पर उससे पहले तुझे व्हाइट हेयर बॉबी को हराना होगा। चैलेंज के बाद व्हाइट हेयर का रैंक तुमसे ऊपर हो जाता है। अगर तू हारा तो तू नया पेट डॉग बनेगा। मिन्सू गुस्से में बोलता है, ये हायरार्की गेम कितना बचकाना है, पर उसे ये नहीं पता होता कि व्हाइट हेयर उसे भूखे जानवर की तरह घूर रहा है। मिन्सू बोलता है, ये सब बंद करो, पर उससे पहले ही बैम, व्हाइट हेयर का पंच सीधा मिन्सू के फेस पर लगता है। व्हाइट हेयर जानता है, आज का दिन मेरा अकेला मौका है। आज नहीं जीता तो मैं हमेशा बॉबी ही रहूंगा। फाइट देखकर सीनियर्स चिल्लाते हैं, गुड जॉब बॉबी, ये तेरा चांस है रूकी टैग हटाने का। साथ ही मिन्सू को टॉन्ट करते हैं, क्या हुआ, फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा, नया बॉबी बनना है क्या? मिन्सू जानता है इस फाइट में हारना मतलब सबसे नीचे गिर जाना, पर जो चीज उसे कंफ्यूज करती है, व्हाइट हेयर रो रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और फिर भी वो पूरी ताकत से मार रहा है। मीनवाइल कैंग वुकोंग वेलफेयर ऑर्फनेज पहुंचता है। डायरेक्टर पूछती है, कल एमलिस्ट हो रहा है ना, सब सामान ले लिया? वुकोंग हाथ में एक पेंगुइन डॉल पकड़ के बोलता है, सब रेडी है, ये मेरे और मिन्सू के लिए सबसे कीमती चीज है। डायरेक्टर याद करती है, तुम दोनों सबसे बड़े ट्रबल मेकर्स थे, खासकर तुम हमेशा लड़ते रहते थे। बच्चे इतने डर गए थे कि ऑर्फनेज के पास भी नहीं आते थे। वुकोंग कामली बोलता है, आप गलत समझ रही हैं, मैं लड़ता था, पर बच्चे मुझसे नहीं डरते थे, वो डरते थे मिन्सू से। वही असली खतरनाक है, एक बार गुस्सा आ गया तो कोई उसे रोक नहीं सकता। बैक टू फाइट। व्हाइट हेयर चीखता है, सॉरी, पर उसके हाथ पैर बिल्कुल रहम नहीं दिखा रहे। मिन्सू जमीन पर गिर जाता है, सर दोनों हाथों से पकड़े। गंजा सीनियर जो पहले मर्डरर सुनकर डरा हुआ था, अब अपना असली रंग दिखाता है। वो टॉन्ट करता है, इसीलिए तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया, ट्रैश लूजर, नया बॉबी। बस ये वर्ड्स बोलना था, क्रैक। मिन्सू का पंच सीधा उसके सर पर लगता है, जैसे कोई ट्रिगर वर्ड दब गया हो। मिन्सू पूरी तरह चेंज हो जाता है। एक ही पंच में गंजा सीनियर बेहोश, सब फ्रीज हो जाते हैं, व्हाइट हेयर भी। बिल्कुल वही सीन जो वुकोंग ने कहा था। गुस्सा आने पर मिन्सू सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट, तुम सब बॉबी बनोगे। मैंने बोला था ना, सब बॉबी बनोगे। तभी पीछे से एक सीनियर लात मार देता है। अब 3 सीनियर्स मिलकर आ जाते हैं। सबको बॉबी बना देगा, पागल है क्या? ये ग्रेड ए रूम है, यहाँ सब खुद को स्ट्रांग समझते हैं। हम तुझे इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि तू अबैंडन्ड ऑर्फन। पर सेंटेंस पूरा होने से पहले प्लंजर, एक प्लंजर सीधा उसके मुंह में घुसा दिया जाता है। कीवर्ड फिर से ट्रिगर। मिन्सू और ज्यादा भड़क जाता है। चुप, पंच। प्लंजर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। बाकी 2 सीनियर्स अब कंट्रोल नहीं कर पाते और अटैक करते हैं। एक चिल्लाता है, मैं तुझे मार दूंगा, पर अगला सीन उन्हें जमने पर मजबूर कर देता है। मिन्सू हाथ में टूटा हुआ प्लंजर पकड़ के वेपन की तरह उन पर पॉइंट करता है। उसकी आंखें बिल्कुल पागल जैसे चमक रही होती हैं। मार दो मुझे, कभी किसी को मारा है? मीनवाइल एक गोल्फ कोर्स पर काउंसिलमैन पैंग आराम से स्विंग करता है। सबऑर्डिनेट्स तुरंत ताली बजाते हैं, चमचागिरी फुल ऑन। वुकोंग पास ही घुटनों पर बैठा होता है। काउंसिलमैन पूछता है, ये सबका आइडिया कहाँ से आया? वुकोंग बोलता है, मैं एनलिस्ट होने को तैयार हूँ। यूथ प्रॉब्लम सॉल्व करना सबसे जरूरी है, ये आपके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। काउंसिलमैन हल्की हंसी के साथ बोलता है, मेडिकल स्कूल एडमिशन छोड़ के ये सब? सच बताओ, ये सब उस भाई की वजह से है जो करेक्शनल फैसिलिटी में है, पर एनलिस्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम वहीं पोस्ट हो जाओगे। मिन्सू का पंच लगते ही टॉयलेट रूम में 1 सेकंड के लिए डेड साइलेंस छा जाती है। बॉल्ड सीनियर पीछे लड़खड़ाता है, हाथ से जबड़ा पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। सॉक अब भी मिन्सू के मुंह में था। वो उसे दांत से खींचकर बाहर निकालता है। सांस भरी हुई, आंखें सीधी गूस सेहुन पर। कपड़े उतार रहा था क्यों? औकात दिखाने के लिए। सेहुन मुस्कुराता है, बिल्कुल शांत। गलत समझा तुमने, ये सब सिर्फ डिसिप्लिन था। गार्ड यूनिफॉर्म में खड़ा वुकोंग एक स्टेप आगे बढ़ने वाला होता है, पर रुक जाता है। मिन्सू ने उसे देखा था, पहचाना भी था, पर उस वक्त भाई नहीं, सिर्फ दुश्मन दिख रहा था। मिन्सू अपनी गर्दन घुमाता है, तू ही है ना रूम का भगवान? सेहुन धीरे से ताली बजाता है। सॉलिटरी के बाद भी जिंदा वापस आ गया। सच में तुम इंटरेस्टिंग हो। 2 सीनियर्स फिर से मिन्सू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर इस बार मिन्सू पहले ही मूव कर चुका होता है। एक एल्बो, एक नी, थड़ थड़, दोनों पीछे गिरते हैं। वुकोंग की उंगली बटन पर टाइट हो जाती है। उसका प्लान यहीं बिगड़ रहा था। सेहुन आगे बढ़ता है, बिल्कुल क्लोज।
तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मिन्सू बोलता नहीं। तुम सोचते हो तुम अकेला हो। इस जगह पे अकेला होना सबसे बड़ा गुनाह है। सेहुन अचानक आगे झुकता है और मिन्सू के कान में बोलता है, यहां जीना है तो या तो भगवान बन या फिर किसी भगवान का कुत्ता। मिन्सू की आंखें कांप जाती हैं। उसके दिमाग में एक ही लफ्ज घूमता है, अबैंडन्ड। अगला सेकंड क्रैक, मिन्सू का पंच सेहुन के गाल के पास से निकल जाता है। सेहुन सिर्फ थोड़ा सा पीछे होता है, स्लो। वो मिन्सू की कलाई पकड़ लेता है और उसे दीवार पर चिपका देता है। गुस्सा तुम्हारा वेपन है, पर तुम उसे कंट्रोल नहीं करते। इसी पल वुकोंग जोर से चिल्लाता है, बस! सारे गार्ड्स घुस जाते हैं, बटॉन्स ऊपर उठ जाते हैं। मिन्सू कुछ कहना चाहता है, पर पहले ही एक बटॉन उसकी रिब्स पर लगती है। फिर एक और। सेहुन पीछे हट जाता है। सबने देखा, इसने पहले मारा। व्हाइट हेयर मून हुनजुन दीवार के साथ खड़ा सिर झुका लेता है। जी हां। मिन्सू की आंखें उस पर जाती हैं। बिट्रेयल। 2 गार्ड्स मिन्सू को घसीटते हुए ले जाते हैं। उसके पैर जमीन पर घिस रहे होते हैं। गेट बंद होता है। स्लैम। पनिशमेंट रूम। अंधेरा, सर्दी और घुटने के बल बंधी हुई जिंदगी। मिन्सू घुटनों पर बैठा होता है, हाथ बंधे, आंखें खुली। वो लिखता है, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 15 दिन। पर रिफ्लेक्शन नहीं। वो लिखता है, गूस सेहुन, मैनिपुलेटर, लीडर, सबसे बड़ा कचरा। इसको गिराना जरूरी है। रात में आग वाला घर, बचपन, वुकोंग की चीख। मिन्सू चीख के उठ जाता है, सर जमीन पर पटकता है। बस अब और नहीं। 15 दिन बाद वो वापस रूम में आता है, चेहरा और ज्यादा ठंडा। सीनियर्स मुस्कुराते हैं। गलती हो गई थी, अब बॉबी गेम खत्म। मिन्सू 1 सेकंड के लिए मानता है। अगला सेकंड किक, सर टॉयलेट के दरवाजे से टकराता है। सेहुन की आवाज, मामाज बॉय। कपड़े, सॉक, टॉयलेट। और तब इनफ। गार्ड आगे आता है। नया गार्ड, वुकोंग। हाथ बढ़ाता है, मिन्सू। पर मिन्सू उस हाथ को इग्नोर करता है और सीधा बॉल्ड सीनियर को पंच मार देता है। कपड़े क्यों उतार रहा था? फिर वो सेहुन की तरफ मुड़ता है, पैर जमाता है, हाथ ऊपर। तू अब या तो यहीं गिरेगा या फिर सबके सामने। रूम की हवा जम जाती है और पहली बार गूस सेहुन सीरियसली सोचता है, ये लड़का सिर्फ गुस्सा नहीं, ये खतरा है। मीनवाइल बाकी के 3 सीनियर्स वुकोंग को घेर लेते हैं। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तुम गार्ड जैसे नहीं लगते। काफी यंग हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर रूम के अपने रूल्स होते हैं और यहां जो रूल्स हैं उनको ऊपर से परमिशन मिली हुई है। तो क्या तुम भी इस रूम के रूल्स फॉलो करोगे? वुकोंग शांत आवाज में बोलता है, मतलब फाइट वाले रूल्स? फिर हां, मैं भी वही रूल्स फॉलो करूंगा। ये सुनते ही सीनियर्स के चेहरे पर स्मग स्माइल आ जाती है। तो बाद में गार्ड होने का फायदा मत उठाना, स्कोर सेटल करने के लिए। वुकोंग हल्का सा मुस्कुराता है, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ मिन्सू जितना भी हाथ पैर चला रहा होता है, वो सीहुन को टच तक नहीं कर पाता। सीहुन हंसकर टॉन्ट करता है, खड़े रहने की ताकत नहीं बची और फिर भी चीख रहा है। वो इसी मोमेंट का यूज करके साइड में देख लेता है और जो वो देखता है उसकी आंखें थोड़ी सी खुल जाती है। सिर्फ एक पल में वुकोंग ने बाकी सबको सीधा कंट्रोल कर लिया होता है। उनको फाइट करने का चांस तक नहीं मिला। सीहुन अभी ये सोच ही रहा होता है कि हो क्या रहा है। तभी मिन्सू का पंच चुपके से आता है। उसका ध्यान हटा हुआ होता है। क्रैक, चिन पर फुल हिट। मिन्सू चिल्लाता है, मुझसे फाइट कर रहे हो तो इधर उधर मत देखा करो। सीहुन के फोरहेड पर वेन्स उभर आती हैं। अब तक वो थोड़ा कंट्रोल में था। सोच रहा था मिन्सू समझ जाएगा, पर अब वो डिसाइड करता है इस लड़के को प्रॉपरली लेसन देना पड़ेगा। तुम्हें पता है बॉबी कैसे बना? मिन्सू लड़खड़ाते हुए फिर से खड़ा होता है और किक मारते हुए बोलता है, बॉबी हो या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बॉबी भी कभी यहीं का बॉस था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अपनी लिमिट भूल गया और फिर सीधा पिट गया। मिन्सू जानता है पावर गैप कितना बड़ा है, पर वो ये भी जानता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं सकता। वो फिर से पंच घुमाता है, इस रूम का सबसे पैथेटिक बंदा। पर अगला सेकंड जोरदार हिट। उसके बाद रूम में कंप्लीट साइलेंस। मिन्सू को लगता है जैसे पूरी बॉडी से ताकत निकल गई हो। आंखों के आगे सब धुंधला हो जाता है। फिर भी उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, साला मां को इंसल्ट करने वाले से पिट गया। स्नीक किक के अलावा वो एक भी क्लीन हिट नहीं लगा पाया और हर बार जब वो पिटा वुकोंग वहीं होता था। वुकोंग पूछता है, कैसा लग रहा है, जिंदा हो?
पर मिन्सू आंखें बंद कर लेता है और बेहोश हो जाता है। वूकॉन्ग गिलई सांस लेता है, फिर मिन्सू को पूरा उठाकर अपने कंधे पर डाल लेता है। सीहुन पूछता है, कहाँ ले जा रहे हो इसे? इससे अभी और सीखना है। वूकॉन्ग बोलता है, सॉलिटरी, ऑर्डर तोड़ा है, सजा मिलेगी। तब सीहुन बोलता है, अभी तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, एक फाइट मेरे साथ हो जाए? वूकॉन्ग सीधा जवाब देता है, अगर पनिशमेंट नहीं चाहिए तो अपनी बात वापस लो और फाइट मत करो। ये बात तुम्हारी बहन ने भी कही थी। ये सुनते ही सीहुन फ्रीज हो जाता है। जब मिन्सू दोबारा होश में आता है, वो खुद को फिर से सॉलिटरी रूम में पाता है। वो मन ही मन डिसाइड करता है, अगली बार रूम में गया तो इसके सारे बाल काट दूंगा। थोड़ी देर बाद उसके पेट में तेज दर्द होता है। वो टॉयलेट पर बैठता है। काम खत्म होता है, पर फॉसेट से पानी नहीं आता, मतलब हाथ साफ नहीं होंगे। तब उसकी नजर साइड में रखे टॉयलेट पेपर पर पड़ती है। वो शॉक हो जाता है। इस बार टॉयलेट पेपर है, हाथ पैर बंधे नहीं हैं। तब उसे याद आता है, मैं कुछ भूल रहा हूं। वो अचानक इरनडोर पर पंच मारकर चिल्लाता है, तू यहां क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? मेडिकल स्कूल छोड़कर यहां क्यों आ गया? स्टेप फादर है ना, उसके साथ नॉर्मल लाइफ जी। हीरो बनने की जरूरत नहीं। मुझे बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत कर। इस मर्डरर के लिए क्यों? बाहर से वूकॉन्ग शांत आवाज में बोलता है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मैं मानता हूं तुमने किसी को नहीं मारा मुंह, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। फिर वो पूरा प्लान समझाता है, मेरे कहने पर चलो तो जल्दी बाहर निकल सकते हो, बस बार बार सॉलिटरी में मत घुसते रहना। मिन्सू कहता है, प्लान ठीक है, पर एक रिक्वेस्ट है, मुझे उस लॉन्ग हेयर बास्टर्ड से दोबारा फाइट चाहिए। वूकॉन्ग पूछता है, पता है हारोगे फिर भी? मिन्सू सीधा बोलता है, उसने मां को इंसल्ट किया। वूकॉन्ग चुप हो जाता है, फिर कहता है, बाकी सब मैं सह सकता हूं, पर मां का इंसल्ट नहीं। इस डुएल के लिए मैं तुम्हें जीतना सिखाऊंगा, पर अगर फिर हार गए तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। 15 दिन बाद मिन्सू रूम में वापस आता है। सीनियर्स उसे घेर लेते हैं और वो खुद से बॉबी बन जाता है। जमीन पर बैठता है, पेट डॉग जैसे। ये उनकी पहली स्ट्रेटजी होती है, एंड्योर, सबमिट, वेट, मौका मिलते ही वार। मिन्सू सेकंड बॉबी बन जाता है। उसकी पीठ पर गमूकों का बोर्ड बन जाता है। 1 घंटे बाद वो और नहीं सह पाता, अचानक खड़ा होता है। 2 सीनियर्स हिल जाते हैं, अब बॉबी नहीं रहना, हायरार्की दोबारा सेट करें। मिन्सू के वेन्स उभर आते हैं, मारने का मन करता है, पर वूकॉन्ग का प्रॉमिस याद आता है, 5 दिन एंड्योर, 5 दिन बाद सब पलट जाएगा। वो दोबारा झुक जाता है, अपना साफ पेट आगे करता है और बोलता है, गेम स्टार्ट करो। डे 2। अब मिन्सू को मकड़ी जैसे सफाई करनी आ जाती है। डे 3। वो और व्हाइट बॉबी मिलकर सीनियर्स के रिफ्लेक्शन एसेज लिखते हैं। डे 4। अब वो सिर्फ पेट डॉग जैसे पेशाब ही नहीं करता, बल्कि सीनियर्स के बनाए हुए स्पेशल मिक्स्ड खाने को खाते हुए जोर से बोलता है, बहुत टेस्टी है। मिन्सू जानता है, बस आज झेल लो, सब खत्म हो जाएगा। पर वो इनह्यूमन मिक्स फूड आखिरकार उसे टॉयलेट में उल्टी करने पर मजबूर कर देता है। व्हाइट हेयर धीरे से बोलता है, अगर सब निकाल दोगे तो बॉडी वीक हो जाएगी। वो हल्का सा मुस्कुराता है और चुपके से मिन्सू को एक कैंडी देता है। किसी को बताना मत, नहीं तो दोनों पिट जाएंगे। यहीं बॉबी बनकर बस थोड़ा और एंड्योर कर लो। उस पल मिन्सू को समझ नहीं आता इस अचानक आई काइंडनेस का क्या करे, पर उसे पता है उसका बॉबी बनना सिर्फ आज तक है, और अक्सर ऐसी ही मोमेंट्स पर एक्सीडेंट हो जाता है। आउटडोर ग्रुप एक्टिविटी के टाइम सीनियर्स फ्रिस्बी कैचिंग गेम खेल रहे होते हैं। 2 बॉबीज, मिन्सू और व्हाइट हेयर, उनके साथ भाग रहे होते हैं। तब फ्रिस्बी के पीछे भागते हुए व्हाइट हेयर गलती से किचन क्रू के लोगों से टकरा जाता है। वो लोग गुस्से से घूर लेते हैं। क्या है, लड़ाई चाहिए? व्हाइट हेयर कांपता हुआ बोलता है, फ्रिस्बी खेलोगे? उधर सेहुन आराम से जमीन पर लेटा होता है, सोच रहा होता है वूकॉन्ग उसकी बहन को कैसे जानता है। तब अचानक एक आवाज आती है। 3 किचन क्रू सीनियर्स चिल्लाते हैं, ये कुत्ता तुम्हारा है? अपने कुत्ते को देख नहीं सकता? जानबूझ के किया क्या? हमारे किचन क्रू से वॉर चलिए। रूम के सीनियर्स तुरंत आगे बढ़ते हैं, स्लीव्स ऊपर कर लेते हैं। माफी मांगो, वॉर चाहिए तो लाओ। पर सेहुन बीच में बोलता है, रहने दो, बात को बड़ा मत बनाओ, शांति से सॉल्व करते हैं। ये सुनते ही किचन क्रू का एक सीनियर हंसा और व्हाइट हेयर के सर पर जोर से लात मारी। तुम्हारी शांति मुझे और गुस्सा दिला रही है।
ये देखकर रूम के सीनियर्स अपना मुंह घुमा लेते हैं। उनके लिए एक बॉबी के लिए किचन क्रू से वॉर बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। मिन्सू घीरे से पूछता है, गार्ड्स कुछ नहीं करते? सीनियर्स बोलते हैं, गार्ड्स छोटी लड़ाई में नहीं आते, हम खुद ही सेटल करते हैं। ये सुनते ही मिन्सू का चेहरा अंधेरा पड़ जाता है। वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसके दिल में दो चीजें टकरा रही होती हैं। एक तरफ वो कैंडी जो व्हाइट हेयर ने प्यार से दी थी, दूसरी तरफ वुकोंग के साथ किया हुआ प्रॉमिस। आखिरकार वो मुंह मोड़ लेता है। किचन क्रू सीनियर व्हाइट हेयर को पीटते हुए हंस रहा होता है। ये कुत्ता पीटना मजेदार है, कुछ दिन के लिए उधार दे दूं? उसी सेकंड फ्रिस्बी जोर से उसके चेहरे पर लगती है। वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। किसी को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिलता। सीनियर्स पलटकर देखते हैं और सब फ्रीज हो जाते हैं। फ्रिस्बी फेंका होता है मिन्सू ने। वो बोलता है, तुम लोग बाहर गुंडागर्दी करके आए हो ना, तो वही सब यहां भी करना है? तुम लोग बस कमजोर पर चढ़ते हो। तुम सब सिर्फ लाइफ स्टॉक हो, बिना डिग्निटी के। मिन्सू व्हाइट हेयर को उठाने जा ही रहा होता है, तब सेहुन आगे आ जाता है। मैंने बोला था इंटरफियर मत करो, इंसान की बात समझ नहीं आती। उसी वक्त रेड हेयर किचन क्रू सीनियर सेहुन का शोल्डर पकड़ लेता है। मतलब क्या है? बॉस को बोलूं तुम वॉर डिक्लेयर कर रहे हो? सेहुन शांत बोलता है, बोल दो, पर उससे पहले मुझे अपना इंटरनल मैटर निपटाना है। फाइट की खबर सुनते ही सारे डेलिंक्वेंट किड्स सर्कल बनाकर आ जाते हैं। मिन्सू जानता है वो पहला प्रॉमिस तोड़ चुका है, पर दूसरा पूरा करेगा। सेहुन अपने बाल बांधता है। फिर पिटना चाहते हो? मिन्सू बिना डरे बोलता है। बेट लगाते हैं, जो जीता वो रूम बॉस। इसी वक्त क्लासरूम में वुकोंग सब मैनेज कर चुका होता है। करेक्शनल फैसिलिटी में सब माइनर्स होते हैं, इसलिए बेसिक क्लासेस होती हैं और क्लास के टाइम पूरी पावर सुपरवाइजर के हाथ में होती है। आज का सुपरवाइजर वुकोंग। उसके प्लान के हिसाब से आज मिन्सू सेहुन को हराएगा। ड्यूअल के लिए उसने डेस्क से बना एक टाइट एरिया चूज किया था, कॉर्नर्स ज्यादा, बचने की जगह कम। वुकोंग वॉच देखता है। टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? तब बाहर से शोर सुनाई देता है। वो झांक कर देखता है और फ्रीज हो जाता है। फाइट शुरू हो चुकी होती है। वुकोंग थककर सांस छोड़ता है, फिर विंडो सिल पर चढ़कर चिल्लाता है, मुंह, तुम सच में कमीने हो। सॉलिटरी के 15 दिन में वुकोंग ने एक ही कॉम्बो रोज सिखाया था। पहला हुक, दूसरा लिवर पंच, तीसरा अपर कट, चौथा फ्रंट किक प्लस राउंड किक, फिर लेग स्वीप और लास्ट स्ट्रेट पंच। पर वुकोंग जानता है सिर्फ कॉम्बो काफी नहीं। सेहुन स्ट्रांग है, पर उसके मूव्स बिना फ्लो के हैं। अगर मिन्सू उसे कॉर्नर्स में ट्रैप करे तो कॉम्बो हिट करेगा और फाइट जीत लेगा। पर अब मिन्सू ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया है। वुकोंग सीढ़ियां उतरता हुआ भागता है, दिल में बस एक ही सोच, मेरा भाई कब सुधरेगा। जैसे ही वुकोंग वहां पहुंचता है, डेलिंक्वेंट किड्स की ह्यूमन वॉल उसका व्यू पूरा ब्लॉक कर देती है। उसे क्लियरली कुछ दिख ही नहीं रहा होता। अब प्लानिंग का टाइम नहीं बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अपनी अथॉरिटी यूज करके फाइट रोकना। तभी अचानक पॉपकॉर्न का एक दाना उसकी तरफ उड़ता है। सुपरिटेंडेंट चिल्लाता है, क्या कर रहे हो? मेरा एंटरटेनमेंट क्यों खराब कर रहे हो? सुपरिटेंडेंट को देखते ही वुकोंग तुरंत सल्यूट करता है। सर, मैं नया गार्ड हूं, कैंग वुकोंग। ये बच्चे लड़ रहे हैं, इसलिए मैं रोकने जा रहा था। सुपरिटेंडेंट गुस्से में बोलता है, रोकना क्यों? तुमने किंगडम ऑफ बीस्ट्स नहीं देखा? जब जंगल में सांप चूहे को खाता है तो कैमरा क्रू क्या करता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये नेचुरल ऑर्डर है। हम इंटरफेयर नहीं करते। वैसे भी दूसरों को लड़ते देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। सुपरिटेंडेंट की पागल सी स्माइल देखकर वुकोंग समझ जाता है, अभी उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसे बस ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। उधर मिन्सू बार बार वही कॉम्बो टेक्निक यूज करता है जो वुकोंग ने उसे सिखाई थी, पर फिर भी सेहुन को हिट नहीं कर पा रहा। उल्टा वो खुद बार बार मुंह पर पंच खा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वुकोंग ने कहा था। वॉल के बिना सिर्फ कॉम्बो काम नहीं करता। स्ट्रेंथ का गैप इतना ज्यादा है कि मिन्सू के पास सिर्फ वही कॉम्बो रह जाता है। पर बिना जान के अटैक आखिरकार बेकार होता है। सेहुन मौका पकड़ता है और जोर से किक मारता है। मिन्सू उड़ता हुआ क्राउड में गिर जाता है। लोग तुरंत टॉन्ट करने लगते हैं। ये सीन देखकर वुकोंग अपना फेस कवर कर लेता है। दिल ही दिल में सोचता है, बस अब गिव अप कर दे, फिर बाद में कोई और प्लान बना लूंगा। क्राउड में गिरते ही मिन्सू पर सिर्फ घुटने का तेज दर्द महसूस होता है। उसे पता है अगर ये चलता रहा तो वो पिछली बार की तरह फिर हार जाएगा।
इंजरी से बचने के लिए उसके दिमाग में सरेंडर का ख्याल आने लगता है। तभी कोई हाथ उसे धक्का देकर फिर से फाइट के बीच भेज देता है। सीनियर्स चिल्लाते हैं, इडियट, क्या सोच रहा है, उठ और लड़, अभी गिव अप किया तो हम देख लेंगे तुझे। सीहुन भी हाथ पॉकेट में डालकर बोलता है, क्या हुआ मोमास बॉय, मम्मी को याद कर रहा है? ये सुनते ही मिंसू हल्की सी हंसी हंसा। उसके दिमाग में प्लान क्लियर हो चुका होता है। सीहुन पूछता है, क्या हंस रहा है? मिंसू बोलता है, कुछ नहीं, बस लगता है अब मुझे तुम्हें तोड़ने का तरीका मिल गया है। दोनों फिर से बीच में आते हैं। क्राउड फिर से चीयर करने लगता है। सीहुन यॉर्निंग के साथ बोलता है, प्ले टाइम खत्म। मिंसू थोड़ा स्ट्रेच करता है, हाँ अब इसे फिनिश करते हैं। कॉम्बो कैसे लगाना है वो अब मिंसू समझ चुका है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, सीहुन को कॉर्नर तक कैसे लाया जाए। वूकॉन्ग ने पहले ही बता दिया था, मिंसू खुद से सीहुन को कॉर्नर में नहीं ले जा सकता। एक ही तरीका है, सीहुन को इतना गुस्सा दिलाओ कि वो खुद अटैक करे और मिंसू के पास आ जाए। और वूकॉन्ग ने मिंसू को एक ऐसी बात बताई थी जो 100% सीहुन को भड़का देगी। मिंसू स्लीजी सी स्माइल के साथ चिल्लाता है, वैसे तुम्हें गुसिम की शक्ल कैसी लगती है? बस इतना कहना था, सीहुन का दिमाग फट जाता है। वो बिना सोचे मिंसू पर पंच मार देता है, बिल्कुल ह्यूमन वॉल के पास। प्लान काम कर गया। पंच आने से पहले ही मिंसू अपनी पाम से ब्लॉक करता है, फिर तुरंत सीहुन के बाल पकड़ता है, जोर से खींचता है और बॉडी ट्विस्ट करता है। सिचुएशन तुरंत पलट जाती है। मिंसू बोलता है, लगता है तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए काफी स्पेशल है। पहले सीहुन सोचता है ये बस एक लकी हिट था, पर जैसे ही वो मूव करने की कोशिश करता है उसे रियलाइज होता है पीछे क्राउड है, ना डॉज कर सकता है ना काउंटर, बस खड़ा रहकर मिंसू के पंचेस झेलने पड़ते हैं। अब सीहुन समझ जाता है वो ट्रैप में फंस चुका है। क्राउड के कारण ना काउंटर पॉसिबल है ना एस्केप। अगर ह्यूमन वॉल तोड़ने की कोशिश करे तो सीधा पंचेस खाएगा। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, हाथ ऊपर करके हेड प्रोटेक्ट करना। तभी मिंसू साइड किक से उसके लेग जॉइंट पर मारता है और फिर कॉम्बो चेंज शुरू। पंच, किक, हुक, अपकट, सारे गुस्से, सारी फ्रस्ट्रेशन एक एक हिट में निकलती जाती है। मिंसू जानता है अब रुकना नहीं है। 1 सेकंड का भी गैप दिया तो फाइट पलट सकती है। सीहुन का बारी हिलने लगता है, उसकी आंखों के सामने सब ब्लर होने लगता है। वो समझ जाता है अब और नहीं झेल पाएगा। मिंसू चिल्लाता है, मैंने वॉर्न किया था, मेरी मां को बीच में मत लाना। सिर्फ सोचकर ही गुस्सा आ जाता है। क्राउड पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। हर पंच के साथ मिंसू बोलता जाता है, बिना सोचे दूसरों की मां पर जजमेंट मत दो। आखिरी पंच मिस हो जाता है। तब मिंसू रुकता है और देखता है सीहुन कब का बेहोश हो चुका होता है। वो जमीन पर गिर जाता है। पूरा एरिया शांत। 3 सीनियर इनमेट्स के चेहरे उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब एक ही है, मिंसू अब रूम बॉस है। थका हुआ मिंसू अभी भी गुस्से में है। उसे समझ नहीं आता कि क्यों सीहुन आखिर तक माफी नहीं मांग सका। तभी अचानक क्राउड साइड में हट जाता है। एक रास्ता बन जाता है। सुपरिटेंडेंट गार्ड्स के साथ आगे बढ़ता है। वो बोलता है, मुझे लगा तुम जीत नहीं पाओगे, पर तुम जीत गए। लगता है एनिमल किंगडम काफी इंटरेस्टिंग है। माउस ने सच में स्नेक को हरा दिया। हाफते हुए मिंसू को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा सुपरिंटेंडेंट क्या बोल रहा है। तभी सुपरिंटेंडेंट अचानक उसके कान के पास झुकता है। माउस माउस ही होता है, लड़ते वक्त भी, ट्रिक्स खेलने में काफी अच्छा। ये सुनते ही मिंसू सिर्फ माउस जैसे स्क्वीक कर पाता है। उसी वक्त वूकॉन्ग सेहुन को उठाता है और पूछता है, सर इससे क्या करना है? सुपरिंटेंडेंट कैजुअल टोन में बोलता है, सॉलिटरी में डाल दो या जो ठीक लगे। ऑर्डर मिलते ही वूकॉन्ग बिना हेजिटेशन एक्शन लेता है। मिंसू के पास से गुजरते हुए वो कंप्लेन करता है, ये बच्चा इतना जिद्दी है, किस पर गया है? मिंसू हल्की सी स्माइल के साथ दिल ही दिल में सोचता है, शायद भाई पर। प्लान में थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, पर थैंकफुली कोई रियल डेंजर नहीं आया। अब प्लान फेज 2 स्टार्ट होता है। अगला दिन आर्ट स्टूडियो के अंदर गू सिम पूछती है, तो मेरा भाई आखिरकार सॉलिटरी में चला गया? वूकॉन्ग थोड़ा सा गिल्टी होते हुए बोलता है, सॉरी, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। सिम उसे टोक देती है, हिलना मत, अभी तुम मेरा ह्यूमन मॉडल हो। वूकॉन्ग थक कर पूछता है, कितनी देर और? ये पोज पकड़ना मुश्किल हो रहा है। सिम स्माइल करती है, हो गया, शायद ये पेंटिंग मुझे आर्ट स्कूल में टॉप स्टूडेंट बना दे। वूकॉन्ग पेंटिंग देखता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है, ये आर्ट है और तूने मुझे ही क्यों पेंट किया? थोड़ी बातचीत के बाद सिम सीरियस हो जाती है, तुम्हारे भाई के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मिंसू ने किचन क्रू को ऑफेंड कर दिया है। वो एक्सप्लेन करती है,
मैं लड़कियों के सेक्शन में किचन क्रू का हिस्सा थी। बॉयज सेक्शन का किचन क्रू बहुत टाइटली कनेक्टेड होता है। एक को छेड़ा तो एक एक करके सब पीछे पड़ जाते हैं। एक बंदा है जिस पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, किचन क्रू बॉस जैंग डुबो। उसी वक्त मिन्सू खाना लेने गया होता है और वहीं उसका सामना होता है जैंग डुबो से। डुबो उसकी प्लेट में साइड डिशेस डालने लगता है, इससे थोड़ा और दे दो, पर थोड़ी ही देर में प्लेट लिक्विड से भर जाती है। मिन्सू थोड़ा इरिटेटेड होकर बोलता है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। डुबो ठंडी स्माइल के साथ बोलता है, नॉर्मल है, तुमने हमारे किचन क्रू को ऑफेंड किया है। प्रोवोकेशन क्लियर था, पर मिन्सू बेवकूफ बनने का नाटक करता है। वो खुद को पॉइंट करके पूरी कंफ्यूजन के साथ पूछता है, मैं? पक्का मैं ही? जैंग डुबो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है। तुम लाए मिन्सू हो? मिन्सू हां बोलता है। नाम तो वही है, पर हो सकता है कोई और भी हो सेम नाम का, काफी कॉमन नाम है। डुबो को लगता है शायद गलती हो गई। वो अपने लोगों को बोलता है, वेरीफाई करके बताओ। पर तभी एक लाखी मिन्सू की तरफ पॉइंट करके चिल्लाता है, वही है। पर तब तक मिन्सू कैफेटेरिया से भाग चुका होता है। भागते हुए सोचता है, बच गया, दिमाग का सही यूज किया। उधर कंट्री ए के टॉप लीडर्स का समिट मीटिंग चल रही होती है। 3 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट हान मानसू से मिलते हैं। एम एक ही, पार्टी फाइट साइड में रखकर पब्लिक के लिए काम। काउंसिलमैन कैंग उनमें से एक होता है। प्रेसिडेंट हान मानसू मुस्कुराता है, काफी टाइम हो गया, इलेक्शन में अपोनेंट थे, अब मेरे सबॉर्डिनेट बनकर देश के लिए काम करो। और ये बोलते ही वो काउंसिलमैन कैंग की बट पर थपकी मार देता है। कैमरास फ्लैश कर जाते हैं। नेशन के सामने ये मोमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। काउंसिलमैन कैंग फ्रीज हो जाता है। इसने पूरी कंट्री के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। गुस्सा अंदर ही अंदर फट रहा होता है, पर वो गुस्सा समिट के बाद बॉक्सिंग बैग पर निकलता है, जिस पर हान मानसू की फोटो लगी होती है। पंच मारते हुए चिल्लाता है, तुम्हें गिराना सोच से ज्यादा आसान होगा। पीछे खड़ा बंदा कैंग वुकोंग होता है। वुकोंग कामली बोलता है, प्रेसिडेंट हान मानसू को गिराने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, उसकी फाउंडेशन तोड़नी होगी। यूथ रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी रिफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी। काउंसिलमैन कैंग पूछता है, इसीलिए तुम्हें वहां भेजा था, कितना प्रोग्रेस हुआ? वुकोंग बोलता है, जो मैंने वहां देखा वो जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी पब्लिक को दिखाई गई है। बच्चों को एक दूसरे पर वायलेंस के लिए फोर्स किया जाता है। अब्यूज कॉमन है, फाइट्स जानबूझकर इग्नोर की जाती हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। वो जगह रिफॉर्म सेंटर नहीं, जिंदा हेल है। काउंसिलमैन कैंग ताली बजाकर हंस देता है, तो वही उसकी वीकनेस है। वुकोंग कंफर्म करता है, हां, बस मीडिया में लीक कर दिया तो काम हो जाएगा। पर काउंसिलमैन कैंग रोक देता है, जल्दी मत करो, ये बच्चे क्रिमिनल्स हैं, पब्लिक बोलेगी थोड़ा सफर तो बनता है। हान मानसू बस बोल देगा ह्यूमन राइट्स इंप्रूव करेंगे, केस ठंडा पड़ जाएगा। तुम्हें कुछ और ज्यादा एक्सप्लोसिव चाहिए। इसी बीच करेक्शनल फैसिलिटी में नया पनिशमेंट अनाउंस होता है, क्राब पनिशमेंट। सबको बॉडी मोड़नी होती है, सिर बट की तरफ। सुपरिंटेंडेंट का आज का फेवरेट गेम। मिन्सू का पूरा शरीर कांप रहा होता है, दिमाग में सिर्फ एक थॉट, बस करो यार, ये कब खत्म होगा। वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका होता है। तभी एक गार्ड चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। Please subscribe.